अंदर आ जाइए, हमें आपका ही इंतज़ार था। हमें पता है कि आप ये वीडियो हमारी वेबसाइट या यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि इस तरह के दस्तावेज़ का अपोस्टिल जल्द से जल्द और आसानी से कैसे कराया जाए। तो तैयार हो जाइए और चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते। अगर आप जानना चाहते हैं कि अपनी कॉलेज ट्रांसक्रिप्ट जल्द अपोस्टिल कैसे कराएं, जिसे टेक्सास के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा नॉन रिकॉर्डेबल माना जाता है और इसमें कितना खर्च आएगा, प्रोसेसिंग में कितना समय लगेगा और टेक्सास अपोस्टिल ऑन ऑर्डर के लिए आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे। पहली बात, टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा नॉन रिकॉर्डेबल माने जाने वाले दस्तावेज जैसे कॉलेज ट्रांसक्रिप्ट आप हमें ईमेल या फैक्स नहीं कर सकते, लेकिन एक अपवाद है जिस पर हम अभी बात करेंगे। हमें मेल करें या हमारे ऑस्टिन कार्यालय में मूल वेटिंग हस्ताक्षरित कॉलेज ट्रांसक्रिप्ट जमा करें। दूसरा, सभी नॉन रिकॉर्डेबल दस्तावेज टेक्सास नोटरी द्वारा वेटिंग नोटरीकृत होने चाहिए। अन्य राज्य या देश की नोटरी मान्य नहीं है, सिर्फ टेक्सास नोटरी मान्य है। स्कूल दस्तावेज साइन और नोटरी कराने के दो विकल्प हैं, एक स्कूल अधिकारी और एक नोटरी द्वारा किया जाना चाहिए, और दूसरा तरीका आपके और एक नोटरी द्वारा किया जा सकता है, ताकि आप स्कूल को पूरी तरह से बायपास कर सकें। तो किसी भी कॉलेज ट्रांसक्रिप्ट पर, और आपकी कॉलेज ट्रांसक्रिप्ट टेक्सास से हो सकती है या वे किसी अन्य राज्य या देश से हो सकती हैं, यदि आप दूसरे विकल्प का उपयोग करने जा रहे हैं। पहला विकल्प, आपकी ट्रांसक्रिप्ट केवल टेक्सास से ही आ सकती है, क्योंकि यदि आप मूल प्रति चाहते हैं तो आपको एक नोटरी की आवश्यकता होगी, जिसे स्कूल अधिकारी के सामने शारीरिक रूप से उपस्थित होना होगा। इसलिए इसे टेक्सास में ही किया जाना चाहिए। तो फिर से, यदि ये टेक्सास ट्रांसक्रिप्ट है, टेक्सास कॉलेज ट्रांसक्रिप्ट है, तो आप दोनों वर्जन कर सकते हैं। अब हम आपके 2 विकल्पों के बारे में बात करेंगे। अगर ये टेक्सास का मामला है तो आपके पास 2 विकल्प हैं, लेकिन यदि ये गैर टेक्सास वाला है तो आपके पास केवल 1 ही विकल्प होगा। तो आपकी ट्रांसक्रिप्ट पर आपको करना होगा, आपके 2 विकल्प ये होंगे कि आपको एक स्कूल अधिकारी से शपथ पत्र बनवाना होगा और हस्ताक्षर करवाने होंगे और फिर उसे नोटरीकृत करवाना होगा। और उस शब्दावली को आपकी कॉलेज ट्रांसक्रिप्ट पे डालना होगा या आपकी कॉलेज ट्रांसक्रिप्ट के साथ संलग्न करना होगा। और यह वही सटीक शब्दावली है जिसका आपको उपयोग करने की आवश्यकता है। तो आपको इसे स्कूल और या उस नोटरी को भेजने की ज़रूरत है जिसे आप स्कूल जाने के लिए काम पर रख रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल यही होना चाहिए। तो उन्हें कहना होगा फिर से, और उद्धरण चिह्नों की वहाँ आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ़ आपको ये दिखाने के लिए है कि उन्हें क्या कहना है। तो उनके पास एक बयान होना चाहिए जो कुछ इस तरह का हो, मैं प्रमाणित करता हूँ कि ये कॉलेज ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है? छात्र का नाम लिखें। तो आपका आपका नाम वहाँ छपा होना चाहिए। और बहुत महत्वपूर्ण बात, ये बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसा आपका नाम आपकी कॉलेज ट्रांसक्रिप्ट पर छपा है। तो यदि आपकी कॉलेज ट्रांसक्रिप्ट में आपका नाम जॉन डी लिखा है, डो, तो उन्हें यहाँ आपका नाम जॉन डी के रूप में छापना होगा, डो। यदि कॉलेज ट्रांसक्रिप्ट में आपका पूरा मध्य नाम है, यानी ये जॉन डगलस डो है, उन्हें आपका नाम जॉन डगलस डो छापना होगा। कॉलेज ट्रांसक्रिप्ट पर मिडिल नेम न होने पर वे उसे नहीं लिख सकते। इसलिए महत्वपूर्ण है कि ट्रांसक्रिप्ट के अनुसार ही उन्हें जानकारी दें। यहाँ इस खाली जगह में वही जानकारी होनी चाहिए। यह प्रमाणित करता है कि यह सटीक और मूल दस्तावेज है। फिर स्कूल अधिकारी नोटरी के समक्ष हस्ताक्षर करेंगे और अपना पद लिखेंगे। पद चाहे जो भी हो, उसे लिखना अनिवार्य है। यह आमतौर पर स्कूल रजिस्ट्रार, स्कूल एडमिन अधिकारी जैसा कुछ होगा, रजिस्ट्रार जैसा कुछ, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उन्हें अपना पद लिखना जरूरी है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यही चाहते हैं। और फिर नोटरी वाला हिस्सा, नोटरी भरने वाला है, ये वाला हिस्सा यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। वे इसे हर समय गलत कर देते हैं क्योंकि वे ध्यान नहीं देते। यहाँ लिखा है स्कूल अधिकारी का नाम लिखें, ठीक है? आपको लगता है कि यह बहुत स्पष्ट है, लेकिन वे इसे गलत कर देते हैं, ठीक है? तो यहाँ वे स्कूल अधिकारी का नाम लिखेंगे, है ना? लेकिन ये वे सभी अलग-अलग तरीके हैं जिनसे वे गलती करेंगे। हमने देखा है कि नोटरी लिख देते हैं। सबसे बड़ी गलती इस बाय लाइन में है, वे अपना नाम लिख देते हैं। नोटरी वहाँ अपना नाम लिख देगा। आपका दस्तावेज़ खारिज हो जाएगा। ठीक है, वे वहाँ आपका नाम लिख देंगे क्योंकि आप ट्रांसक्रिप्ट में सूचीबद्ध कॉलेज छात्र हैं। वे वहाँ आपका नाम लिख देंगे, ठीक है? या वे इस बाय लाइन में स्कूल अधिकारी से हस्ताक्षर करवा लेंगे। सब गलत है? या हाँ, तो वे सभी खारिज हो जाएँगे। तो बस यह सुनिश्चित करें कि जब आप नोटरी या स्कूल को बताएँ तो उन्हें पता हो कि यहाँ स्कूल अधिकारी का नाम लिखना है और स्कूल अधिकारी का नाम बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसा उन्होंने यहाँ हस्ताक्षर किया है। और फिर नोटरी यहाँ हस्ताक्षर करता है। अब ये कठिन तरीका है। इसमें आपको सबसे अधिक समय लगेगा, सबसे अधिक परेशानी होगी और शायद सबसे महँगा भी होगा। स्कूल के आधार पर यदि उनके पास स्टाफ में नोटरी नहीं है, तो आपको कॉलेज जाने के लिए मोबाइल नोटरी को काम पर रखना होगा और फिर आपको स्कूल अधिकारी और नोटरी के समय को मिलाने की कोशिश करनी होगी। ये एक बुरा सपना है। इसलिए हम लोगों से कहते हैं आपके लिए दूसरा विकल्प सबसे अच्छा है, ठीक है? दूसरा विकल्प तेज और आसान है। आपको एक कॉपी बनानी होगी, अपने कॉलेज ट्रांसक्रिप्ट की एक फ़ोटोकॉपी, और फिर आप एक प्रमाणित प्रति शपथ पत्र बनाएँगे
और आप यहाँ से यह टेम्पलेट लेंगे। आपको बस इसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट पर कॉपी और पेस्ट करना है और प्रिंट करना है, या फिर आसान है, बस इस पीडीएफ पे क्लिक करें और यहाँ जो कुछ भी हाईलाइट किया गया है वो डाउनलोड हो जाएगा और फिर आप इसे प्रिंट करेंगे और फिर आप इसे कहीं टेक्सास नोटरी के पास ले जाएंगे और फिर यहाँ मैं के बाद ट्रांसक्रिप्ट धारक का नाम लिखें। आपको अपना नाम बिल्कुल वैसा ही लिखना होगा जैसा आपकी कॉलेज ट्रांसक्रिप्ट पर है। तो फिर से मिडिल इनिशियल, मिडिल नेम या कोई मिडिल नेम नहीं, बस जैसे भी आपका नाम आपके कॉलेज ट्रांसक्रिप्ट पे छपा है वैसे ही आप वहां अपना नाम लिखेंगे और फिर आप यहाँ हस्ताक्षर करेंगे। आप नोटरी के सामने ट्रांसक्रिप्ट धारक हैं। नोटरी गलती कर सकता है पर उन्हें आपका नाम लिखना होगा। फिर से उन्हें आपका नाम बिल्कुल वैसा ही लिखना होगा जैसा आपके कॉलेज ट्रांसक्रिप्ट पर है, न कि ड्राइविंग लाइसेंस पर। बहुत महत्वपूर्ण है और उन्हें आपका नाम लिखना होगा, नोटरी का नाम नहीं। और फिर नोटरी यहाँ हस्ताक्षर करेगा। तो आपको बस इस शपथ पत्र पर हस्ताक्षर और नोटरी करवानी है और फिर आप अपने कॉलेज ट्रांसक्रिप्ट की एक फोटोकॉपी को पेपर क्लिप करेंगे। हमें अपनी मूल कॉलेज ट्रांसक्रिप्ट मेल न करें और न ही यहाँ छोड़ें, केवल फोटोकॉपी दें। फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इसे अपोस्टिल करेंगे जब तक कि वह विदेशी देश विशेष रूप से यह न कहे कि स्कूल अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित मूल ट्रांसक्रिप्ट ही चाहिए। तब तक आप इस तरह से काम कर सकते हैं। हमने हर देश के लिए ये किया है, वे बस अपोस्टिल वाली ट्रांसक्रिप्ट देखते हैं। हस्ताक्षर किसके हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। बिना निर्देश के आप ऐसा कर सकते हैं और स्कूल जाने से बच सकते हैं। इससे हफ्तों का इंतजार बच जाएगा। अनुरोध करने पर बहुत समय लगता है और चीजें बिगड़ जाती हैं। 80% बार नोटरी या स्कूल की गलती से राज्य दस्तावेज खारिज कर देता है। यहाँ सब आपके नियंत्रण में है। वीडियो देखें, सवाल पूछें और खुद हस्ताक्षर करें। नोटरी से कहें कि वे आपका नाम यहीं प्रिंट करें ताकि गलती ना हो। ये तरीका आपके लिए सस्ता, तेज और आसान है। यदि आप टेक्सास या अमेरिका से बाहर हैं तो जूम के जरिए रिमोट नोटरी का उपयोग करें। आप अपने डिजिटल दस्तावेज हमारे संपर्क पेज पर अपलोड कर सकते हैं, जिससे मेल करने की जरूरत नहीं होगी। इस पेज तक पहुंचने के कई तरीके हैं। यहाँ क्लिक करें, सीधे उस पर क्लिक करें या यहाँ क्लिक करें। हमारे टेक्सास अपोस्टल ऑर्डर फॉर्म पेज पर, जिसे आप इस पेज के बिल्कुल नीचे ऑर्डर फॉर्म बटन पर क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन टेक्सास अपोस्टल फॉर्म भरकर प्रिंट करना होगा, फिर प्रीपेड फेडेक्स या यूपीएस लेबल के साथ हमें भेजना होगा ताकि हम दस्तावेज आपको या कहीं भी लौटा सकें। यदि आप ई नोटरी चुन रहे हैं तो कुछ भी भेजने की जरूरत नहीं है। बस हमारे संपर्क करें पेज पर अपनी ई नोटरीकरण वाली 3 पीडीएफ अपलोड कर दें और आपके कॉलेज ट्रांसक्रिप्ट की एक फोटोकॉपी, और वह सब एक ही पीडीएफ में हो सकता है। तो आपको ई नोटरी से आपके इलेक्ट्रॉनिक रूप से नोटरीकृत प्रमाणित प्रति हलफनामे का एक पीडीएफ मिलेगा और फिर आप अपने कॉलेज ट्रांसक्रिप्ट के हर पेज की फोटोकॉपी बनाएंगे। इन सबको एक पीडीएफ में रखें। पहली पीडीएफ ये है, दूसरी में प्रीपेड फेडेक्स या यूपीएस लेबल डालें और तीसरी हमारे ऑन ऑर्डर फॉर्म की होगी। इसे प्रिंट करने के बजाय सीधे सेव करें। हार्ड कॉपी प्रिंट करने के बजाय अपनी प्रिंटर सेटिंग्स पर जाएं, वहां पीडीएफ के रूप में सहेजें विकल्प चुनें। इससे ऑर्डर फॉर्म प्रिंट होने के बजाय पीडीएफ के रूप में सेव हो जाएगा। और फिर एक बार जब आप उस पीडीएफ को सहेज लेते हैं तो आप हमारे संपर्क करें पेज पे जाते हैं, उसे अपलोड करते हैं और बस हो गया। आपको कहीं उड़कर जाने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं गाड़ी चलाकर जाने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ भी मेल करने की जरूरत नहीं है और आपको अपना घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो आप इसे दुनिया में कहीं से भी कर सकते हैं और इसे पूरा कर सकते हैं। बहुत सरल। अगला चरण 2 है शिपिंग निर्देश। ये चरण 2 है। मैं बताने जा रहा हूं कि आप दस्तावेज कैसे भेजेंगे और हम आपको दस्तावेज वापस कैसे भेजेंगे, यानी आने जाने की शिपिंग, शिपिंग लेबल कैसे बनाने हैं और आपको क्या करना है। यह आपके राज्य, संघीय या दूतावास दस्तावेज अपोस्टिल पर निर्भर है। गैर हेग देशों के लिए आपको दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया से गुजरना होगा। और यदि यह राज्य स्तर का दस्तावेज है, जैसे मान लीजिए वियतनाम या थाईलैंड के लिए जन्म प्रमाण पत्र, आपको इसे टेक्सास के राज्य स्तर पर, फिर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट से करवाना होगा और फिर उस देश के दूतावास से, और यह तीसरा चरण है। तो मैं उस सब के बारे में बताने जा रहा हूं कि आपको शिपिंग कैसे करनी है। तो अपने दस्तावेज हम तक पहुंचाने के लिए आमतौर पर केवल 2 ही तरीके होंगे। पहला, जो सबसे आसान तरीका है और जिसकी हम 99% लोगों को सलाह देते हैं, और वह है कि आप रातों रात या डाक से अपने दस्तावेज हमारे ऑस्टिन पते पर भेजें, जो हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज और शिपिंग निर्देशों में है। या यदि आप ऑस्टिन क्षेत्र में रहते हैं तो आप अपने दस्तावेज हमें खुद दे सकते हैं।
फिर से इससे प्रक्रिया तेज नहीं होती, जिसके बारे में हम तीसरे चरण में बात करेंगे। इससे प्रक्रिया बिल्कुल भी तेज नहीं होती, चाहे डाक से भेजें या खुद दें। ये कोई वॉक इन सेवा नहीं है। आप हमारे ऑफिस में आकर अपोस्टिल लेकर तुरंत बाहर नहीं निकल सकते। अपोस्टिल केवल टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूएस, स्टेट डिपार्टमेंट वॉशिंगटन डी.सी या विदेशी दूतावासों में ये कार्य होते हैं, और हम सभी वैधीकरण अपने डी.सी ऑफिस में करते हैं। डीसी के सभी विदेशी दूतावासों में करते हैं, जहां दुनिया के 99% विदेशी दूतावास स्थित हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको क्या करना है। तो यदि आप हमें अपने दस्तावेज डाक से भेजने वाले हैं, तो कृपया पोस्ट ऑफिस का उपयोग ना करें। यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस का उपयोग ना करें। वे लगातार दस्तावेज खो देते हैं। वे हर साल किसी कारण से अरबों डॉलर का नुकसान करते हैं। वे अक्षम हैं, वे अविश्वसनीय हैं। उनका उपयोग ना करें। हमें अपने दस्तावेज डाक से ना भेजें या हमसे वापस ना मंगवाएं, क्योंकि आमतौर पर ट्रैकिंग बहुत खराब होती है। हम केवल फेडेक्स का उपयोग करने की सलाह देते हैं, लेकिन यदि आप फेडेक्स या यू.पी.एस चाहते हैं, या यदि आप यूरोप या दक्षिण अमेरिका या मध्य अमेरिका में हैं, तो मुझे पता है कि उन देशों में डीएचएल काफ़ी चलता है। लेकिन फिर से सबसे विश्वसनीय और जिसकी हम सलाह देते हैं, हम रोज़ उनके साथ शिपिंग करते हैं, हज़ारों दस्तावेज़ भेजते हैं, और 6 महाद्वीपों पर हमारे क्लाइंट्स हैं। अभी तक अंटार्कटिका नहीं पहुँचे हैं। वे फेडेक्स है, वे अब तक के सबसे विश्वसनीय हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके दस्तावेज सुरक्षित रहें, तो ये सबसे विश्वसनीय हैं, और यूएस में उपयोग के लिए ये सबसे सस्ते विकल्प भी हैं अब तक के। और मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। हम अपने डीसी ऑफिस से ऑस्टिन टेक्सास में शिपिंग होती है। टेक्सास के बीच से देश के दूसरे कोने तक, अटलांटिक महासागर तक, वाशिंगटन डीएसी तक, हमारे डी.सी ऑफिस में 2 दिन में फेडेक्स से दस्तावेज भेजने में हमें $11, असल में $10 और 95 सेंट लगते हैं। ऑफिस अगर हम यूपीएस का इस्तेमाल करते हैं तो $40 से ज़्यादा खर्च होंगे, और पोस्ट ऑफिस से $20 से ज़्यादा, ये लगभग $23 है। ये 2 गुने से भी ज़्यादा है। तो यदि आप दस्तावेजों का उपयोग कर रहे हैं, तो फेडेक्स यूपीएस और पोस्ट ऑफिस की तुलना में बहुत सस्ता है, यदि आप इसे रातों रात या 2 दिनों के भीतर तेजी से कर रहे हैं। ज्यादातर लोगों को ये एहसास नहीं होता कि ये केवल तभी होता है जब आप फेडेक्स वन विकल्प का उपयोग करते हैं, और हमारे शिपिंग पेजों पर हमारा वीडियो इसके बारे में बताएगा, और मैं इसे समझाने जा रहा हूं। तो यहाँ वे लिंक हैं जिन पर आप क्लिक करेंगे। तो ये एक लंबा वीडियो होगा, एक और 15-20 मिनट का वीडियो। ये आपको कुछ ऐसा बताएगा जो फेडेक्स या यूपीएस अपनी वेबसाइट पर भी नहीं करते हैं। हमारे पास स्क्रीनशॉट और स्क्रीनशॉट के माध्यम से बताने वाला एक वीडियो है कि आप दुनिया में कहीं से भी fedex.com या ups.com पर प्रीपेड रिटर्न शिपिंग लेबल कैसे बना सकते हैं। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप दुनिया में कहीं भी रहते हो, आप ऑनलाइन जाकर एक प्रीपेड शिपिंग लेबल बना सकते हैं और फिर उसे प्रिंट करके हमें मेल कर सकते हैं, या आप इसे डाउनलोड करके उनके द्वारा दी गई पीडीएफ को हमें ईमेल कर सकते हैं। ये केवल पीडीएफ होनी चाहिए। आप हमें वर्ड डॉक्यूमेंट में शिपिंग लेबल नहीं दे सकते, या जिफ या जेपेग या कुछ और। आपको मूल पीडीएफ की आवश्यकता है, जो यूपीएस और फेडेक्स दोनों आपको देंगे। जब आप इसे बनाते हैं और यहाँ इन लिंक्स पे क्लिक करते हैं, तो वे आपको एक वीडियो दिखाएंगे और स्क्रीनशॉट के जरिए समझाएंगे कि आप इसे कहीं भी कैसे कर सकते हैं। ठीक है। और फिर यदि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं, तो आपको वह करना होगा जिसे आमतौर पर सीमा शुल्क चालान या सीमा शुल्क रसीद कहा जाता है, जो आपको करनी होगी। आप इन पर क्लिक करें। ये फेडेक्स के लिए और ये यूपीएस के लिए। और हमारे पास आपके लिए पहले से भरा हुआ एक टेम्पलेट है, जिसे आपको बस भरना है। अपना नाम और तारीख लिखकर साइन करें, बस। ये पहले से ही तैयार है। फिर से देश के आधार पर उन्हें सामान्यतः इसकी जरूरत नहीं होती है, लेकिन हम हमेशा सावधानी के तौर पर ऐसा करते हैं। अगर आप अमेरिका से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिपिंग कर रहे हैं, तो हम आपको ऐसा करने को कहते हैं। उदाहरण के लिए, मेक्सिको को शायद इसकी उतनी परवाह ना हो, पर फेडेक्स के साथ आप इसे फिर भी कर सकते हैं। लेकिन दुनिया के अधिकांश अन्य देशों में कस्टम्स या सीमा शुल्क से गुजरने के लिए आप ये सुनिश्चित करना चाहेंगे कि आपके पास वह हो। ठीक है। और फिर दूसरी बड़ी बात यह है कि आप शिपिंग लेबल पर हमारा नाम शामिल नहीं कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से अपनी बात दोहराता हूं। आप अपनी शिपिंग पर कहीं भी हमारा नाम, फोन नंबर या पता नहीं डाल सकते। जब हम इसे आपको वापस भेज रहे होते हैं, तो वह आपको की जाने वाली शिपिंग है। तो हमने आपके दस्तावेज को अपोस्टिल कर दिया है, और अब आप चाहते हैं कि ये आपको या किसी लॉ फर्म को या किसी अन्य देश को वापस मिले, या किसी मित्र या परिवार या सहकर्मी या किसी कंपनी या सरकारी संस्था को, जहां भी आप चाहते हैं कि हम इसे भेजें। आप एक प्रीपेड शिपिंग लेबल बना रहे हैं। ठीक है। आप ही आयातक और शिपर हैं, इसलिए आप हमारा नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर ये कस्टम्स से गुजरता है, तो हमें फालतू में सैकड़ों डॉलर के बिल का भुगतान करना पड़ेगा, जो कि हमारा नहीं है। इसलिए यदि आप उस पर हमारा नाम डालते हैं, तो हम आपके दस्तावेज आपको वापस नहीं भेजेंगे। ठीक है। इसे एक लिफाफे की तरह समझे, जिसे आप किसी को मेल कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में ऊपरी बाएं कोने में आप वापसी भेजने वाले का नाम लिखते हैं। यानी यदि आप जिस पते पर इसे भेजते हैं वह गलत पता है, या डाकघर इसे वितरित नहीं कर सकता है, तो वे उस मेल को आपको वापस कर देंगे। हम यही मांग रहे हैं। आप बस वहां हमारा पता नहीं डाल सकते। आपको कोई भी पता डालना होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या है। आप अपने मित्र, परिवार के सदस्य, सहकर्मी, किसी व्यवसाय का नाम डाल सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वहां हमारी जानकारी नहीं डाल सकते। आप बस अपनी जानकारी डाल सकते हैं। लोग यही करते हैं। पते को टू और फ्रॉम दोनों में डालें।
उदाहरण के लिए मान लीजिए आप इसे यूरोप भेजना चाहते हैं, तो आप अमेरिका में किसी दोस्त या परिवार के सदस्य के पते का उपयोग कर सकते हैं। फिर से ये केवल तभी होता है जब आपका दस्तावेज आपको वापस मिल जाता है। वापसी के लिए एक पता चाहिए। सीमा शुल्क या बिलिंग के लिए भी इसकी जरूरत होती है। खैर, इससे फर्क नहीं पड़ता, बस आप वहां हमारा पता नहीं डाल सकते। ये बहुत सरल है। और फिर से ये दोनों, यदि आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये बताएगा कि इसका क्या अर्थ है और इसे कैसे करना है। जब आप ऑनलाइन फेडेक्स या यूपीएस पर जाते हैं तो वे पूछेंगे, आप जानते हैं कि इसे कहां से भेजा जा रहा है? आप बस वहाँ हमारा पता या फ़ोन नंबर नहीं डाल सकते। ये बहुत सरल है। लोग रोज़ करते हैं, कहते हैं हम ये नहीं कर सकते मगर आप कर सकते हैं। बस आप सही नहीं कर रहे। हमारे निर्देशों का पालन करें, इसे ऑनलाइन करें। फेडेक्स या यूपीएस स्टोर में ना जाएँ, क्योंकि कई बार उन्हें पता नहीं होता कि वे क्या कह रहे हैं। आप इसे ऑनलाइन ही करें। हम इसे हर दिन दुनिया के हर देश से करवाते हैं। आप हमारे पते का उपयोग किए बिना ऑनलाइन लेबल बना सकते हैं। क्योंकि फिर से आप ऑनलाइन लेबल बना रहे हैं और आप इसके लिए भुगतान कर रहे हैं, हम नहीं। हम बस इसे आपके लिए फेडेक्स या यूपीएस या डीएचएल पर छोड़ रहे हैं। तो आप हमारा पता नहीं डाल सकते, क्योंकि तब हम तकनीकी रूप से फेडेक्स या यूपीएस या डीएचएल की नज़र में तब हम आयातक बन जाते हैं। हम ही शिपर हैं। क्या आप देख रहे हैं कि सारी ज़िम्मेदारी, कानूनी ज़िम्मेदारी हमारी कंपनी पर आ जाती है और हमारी कानूनी नीति, हमारी कंपनी की नीति के अनुसार हम ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए शिपिंग लेबल पर हमारा पता ना डालें। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इसे 100% शिप नहीं करेंगे। हम इसे वापस शिप नहीं करेंगे और आपसे नया लेबल भेजने को कहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ऑन ऑर्डर्स के लेबल पर हमारा पता, फ़ोन और नाम का विवरण नहीं होना चाहिए। खासकर विदेश जाने वाले पार्सल के लिए हम इसे नहीं भेजेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपके पास समय कम है और आपको ये दस्तावेज वापस चाहिए, तो इसमें देरी होगी। नया लेबल देने और संपर्क करने में कई दिन लग सकते हैं। इसलिए इन निर्देशों का पालन करें और प्रीपेड शिपिंग लेबल पर हमारा नाम, पता या फ़ोन नंबर ना डालें। शिपिंग के बारे में बस इतना ही है। ये फिर से बहुत सरल है। फिर से, यदि आप हमें दस्तावेज देने आ रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप हमें भी दे सकते हैं। आप हमें प्रीपेड लेबल दें ताकि हम उन्हें वापस भेज दें। आप उन्हें मेल के बजाय सीधे हमें देते हैं, पर वापसी मेल के लिए चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं। तो आप ऑनलाइन जाएं, अपना शिपिंग लेबल बनाएं और जब आप हमारे ऑस्टिन स्थानों पर आते हैं तो आप अपने दस्तावेज छोड़ देते हैं। और फिर उसी दिन, अगले दिन, 2 दिन, जैसा कि हम चरण 3 में चर्चा करेंगे कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को उन्हें जारी करने में कितना समय लगता है, या संघीय सरकार या दूतावास, फिर हम इसे आपको वापस शिप कर देंगे। तो बस इतना ही। धन्यवाद। अब हम तीसरे चरण पर हैं। मैं आपको अभी की कीमतों के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। और यदि आप हमें सभी ज़रूरी दस्तावेज देने जा रहे हैं और हमारा काम पूरा करने का टर्न अराउंड समय जो आज 30 नवंबर 2025 की समय सीमा तक है, तो ये सब कैसे पूरा होगा? यदि आप हमें दस्तावेज देने जा रहे हैं, आपको जो करना होगा वो ये है कि आपको ज़रूरत है, आपको हमारे ऑर्डर फॉर्म का प्रिंट लेना होगा, जिसे आप ऑनलाइन भरते हैं, जिसके लिए आप यहाँ नीचे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने से आप हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज पर पहुंच जाएंगे और यही वह है जिसे आप ऑनलाइन भरेंगे और फिर उसका प्रिंट निकाल लें। और वहाँ एक और वीडियो है जो बताएगा कि ऑन ऑर्डर फॉर्म कैसे भरना है और वह सब कुछ। तो यदि आप अपने दस्तावेज हमें मेल करने जा रहे हैं, जो कि अधिकांश लोग करते हैं, तो आप हमारे ऑन ऑर्डर फॉर्म का प्रिंट लेते हैं और फिर उसे अपने दस्तावेजों के साथ भेजते हैं। जैसा कि हम चरण 2 में बताते हैं, आप इसे हमें भेजते हैं। यदि आप व्यक्तिगत रूप से हमें अपने दस्तावेज देने जा रहे हैं, जिससे प्रक्रिया तेज नहीं होती है, और मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूं। यदि आप इसे हमारे ऑस्टिन कार्यालय में छोड़ने जा रहे हैं, जो कि एकमात्र स्थान है, ह्यूस्टन नहीं, डलास नहीं, केवल हमारा ऑस्टिन कार्यालय, तो आप अपने दस्तावेज वहां छोड़ सकते हैं। तो यदि आप ऑस्टिन क्षेत्र में रहते हैं, तो आपको हमारा ऑन ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करना होगा और फिर उसे अपने दस्तावेजों के साथ लाना होगा। और अब मैं हमारे कट ऑन ऑफ समय के बारे में बताने जा रहा हूं। तो उसी दिन की सेवा के लिए इसका मतलब यह है कि हम आपके कानूनी दस्तावेज टेक्सास के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास जमा करेंगे। यदि हमें आपके दस्तावेज दोपहर 12 बजे तक मिल जाते हैं सेंट्रल टाइम, सोमवार से शुक्रवार, प्रमुख संघीय या राज्य छुट्टियों को छोड़कर, जब भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट खुला हो, वे छुट्टियों के अलावा भी कई दिन बंद रहते हैं। जैसे इस साल 4 जुलाई के अगले सोमवार को वे बंद थे। वह संघीय अवकाश नहीं था। वैसे ही वे थैंक्स गिविंग पूर्व बुधवार को भी बंद थे, जो कोई संघीय अवकाश नहीं था। या ब्लैक फ्राइडे, इंतजार खत्म हुआ, ब्लैक फ्राइडे आ गया है। ब्लैक फ्राइडे को वे बंद रहते हैं। संघीय अवकाश न होने पर भी वे इस हफ्ते और क्रिसमस पर 3-3 दिन बंद रहेंगे। इसमें क्रिसमस ईव भी शामिल है, जो आधिकारिक छुट्टी नहीं है। तो जब वे बंद होते हैं, हम आपका दस्तावेज जमा नहीं कर सकते। ये ध्यान रखें, ताकि आपको समय सीमा का पता रहे। दस्तावेज तभी जमा हो सकते हैं जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट खुला हो
मैं बस इस बारे में स्पष्ट होना चाहता हूं। यदि हमें आपके दस्तावेज सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम तक मिल जाते हैं, जब वे खुले होते हैं, तो हम सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें उसी दिन टेक्सास राज्य के पास जमा कर दिया जाए। फिर उनके काम पूरा करने के समय के आधार पर वे बदलते रहते हैं। हम इसे नियंत्रित नहीं करते हैं। कोई भी कंपनी, कोई भी व्यक्ति यह नियंत्रित नहीं करता है कि वे उन्हें कितनी जल्दी वापस करेंगे। अभी के अनुसार, और हम इसे हर महीने बदलते हैं, जैसे अभी कुछ ही घंटों में ये दिसंबर 2025 में बदल जाएगा। तो यदि आप ये वीडियो 2026 या 2037 में देख रहे हैं, तो इस पेज पर यहाँ जो कुछ भी लिखा है, वही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए वर्तमान काम का समय होगा। मैं अपने उदाहरणों में इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो अभी के अनुसार नवंबर 2025 तक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दस्तावेजों पर अपोस्टिल जारी करने में 0 से 2 कार्य दिवस लगते हैं। और मैं ये समझाने जा रहा हूं कि 0 दिनों का क्या मतलब है, ठीक है? तो हम यहाँ कुछ स्थितियां देते हैं। तो यदि हमें आपके कागजी काम डाक द्वारा या दोपहर तक सेंट्रल टाइम में मिल जाते हैं, तो हम आपके दस्तावेज जमा कर देंगे। तब यह संभव है, संभावित नहीं, कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उसी दिन आपका अपोस्टिल जारी कर दे। तो उसी दिन का मतलब 0 है, जिसका अर्थ है कि हमें आपका दस्तावेज उस दिन दोपहर तक या उससे पहले मिल जाएगा। हम उसे उसी दिन जमा कर देंगे और वे उसे उसी दिन जारी कर सकते हैं, और फिर हम आपको उसी दिन वापस डाक से भेज देंगे। वह 0 दिन है। या हमारे जमा करने के बाद उन्हें आपको जारी करने में 2 कार्य दिवस तक लग सकते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ हमारे उदाहरणों को समझाने जा रहा हूँ। तो पहली स्थिति, हमें आपके दस्तावेज सोमवार को हमारे दोपहर के सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम कट ऑफ समय से पहले या उस समय तक मिल जाते हैं, और फिर हम उसे उसी दिन जमा कर देते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या तो उसी दिन आपके दस्तावेजों पर अपोस्टिल जारी कर देगा, जो कि 0 दिन है। अगले कार्य दिवस में वे इसे कर सकते हैं, जो 1 या 2 कार्य दिवस हो सकता है। तो सबसे खराब स्थिति में आपको ये बुधवार तक वापस मेल कर दिया जाएगा। तो अगर हमें आपका दस्तावेज 12 बजे तक मिल जाए, तो ये सबसे अच्छी स्थिति है। ठीक है। दूसरा उदाहरण ये है कि अगर हमें आपका दस्तावेज दोपहर के बाद मिलता है, तो अगर आप इसे मेल करते हैं और हमें यह दोपहर 2-3 बजे यूपीएस, फेडेक्स या डीएचएल से मिलता है, या आप इसे हमारे ऑफिस में छोड़ देते हैं, 2, 3, 4 या 5 बजने से ठीक पहले 4:55 पर लोग इसे यहाँ छोड़ने आते हैं। उसी सोमवार को हम इसे अगले दिन ही फाइल कर पाएंगे, हम इसे अगले कार्य दिवस पर फाइल करेंगे, हम इसे अगले कार्य दिवस पर फाइल करेंगे, और फिर वे इसे उसी दिन जारी कर सकते हैं, यानी 0 दिन। वे इसे अगले कार्य दिवस 1 दिन या 2 कार्य दिवसों में जारी कर सकते हैं। तो सबसे खराब स्थिति में हम इसे लेकर उस गुरुवार को आपको वापस मेल कर सकते हैं। तो फिर से दोनों स्थितियों में, अगर हमें आपका दस्तावेज सोमवार को दोपहर से पहले या बाद में मिलता है, ये बुधवार या गुरुवार होगा, तो फिर से सबसे खराब स्थिति में, जब तक कि कोई ज़ोंबी कयामत या एलियन हमला ना हो जाए, अगर आप सोमवार को देते हैं, तो ये गुरुवार को वापस मेल होगा। खराब से खराब या अच्छी स्थिति में इसे सोमवार को वापस मेल किया जा सकता है। तो बस इसे समझने के लिए, और मैं इस पे जितना जोर दूं कम है। यदि आप ऑनस्टिन ऑफिस आ रहे हैं, तो दस्तावेज यहां स्वयं छोड़ना प्रक्रिया को तेज नहीं बनाता है। चाहे आप उन्हें खुद दें या मेल करें, दोपहर से पहले आई या बाद में, इसमें लगने वाला कुल समय बिल्कुल समान ही रहेगा। बहुत से लोग वेबसाइट नहीं पढ़ते और यह सोचकर आ जाते हैं कि यह उसी दिन हो जाएगा, और यह संभव नहीं है, क्योंकि यह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पर निर्भर है, यह उन पर निर्भर है। वे तय करेंगे कि वे इसे उसी दिन, अगले दिन या 2 दिनों में जारी करेंगे। तो कृपया, जब तक आप ऑस्टिन में ना हो, यह प्रक्रिया को तेज नहीं करता। बस अपने दस्तावेज हमें ओवरनाइट भेजें, जैसा कि स्टेप 2 में बताया गया है। ठीक है? और ये कीमतें आज की तारीख के अनुसार हैं। ये 2026, 27 या 28 में बदल सकती हैं, इसलिए वीडियो की बातों पर न जाएं। यहाँ जो लिखा है उसके अनुसार चलें। यहाँ इस समय जो कुछ भी लिखा हुआ देख रहे हैं, वही हमारी वर्तमान कीमतें हैं। तो पहले दस्तावेज के लिए अगर आपको एक अपोस्टिल की ज़रूरत है, तो इसकी कीमत $95 होगी, और इस राशि में सभी सरकारी फाइलिंग शुल्क पहले से ही शामिल हैं। इसलिए आपको हमें अलग से कोई चेक या मनी ऑर्डर देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप राज्य शुल्क के लिए पैसे नहीं भेजते और न ही कागजी कार्रवाई करते हैं। शायद आप हमें राज्य का आवेदन फॉर्म नहीं भेजते हैं। हमारे अपने फॉर्म हैं और हम फाइलिंग शुल्क देते हैं। तो ये सिर्फ $95 है, कोई टैक्स नहीं है। ये सिर्फ $95 फ्लैट है। बस इतना ही लगेगा। और अगर एक से ज़्यादा हैं तो छूट मिलती है। और ये आपके लिए एक आसान सा चार्ट है। एक दस्तावेज के लिए 95, अगर आपको 2 दस्तावेज अपोस्टिल कराने हैं और ये एक ही समय पर है, तो 170, 3 के लिए 245, और इसी तरह। तो ये पूरी तरह से वर्तमान कीमतें हैं। ये हमारे पास है। अतिरिक्त दस्तावेज $75 प्रति दस्तावेज हैं। और जब आप तैयार हों, तो बस इस बटन पर क्लिक करें और ये आपको ऑर्डर फॉर्म पर ले जाएगा, टेक्सास अपोस्टिल के लिए। और फिर से ध्यान दें, यह जानकारी केवल टेक्सास राज्य के लिए ही है। इसमें संघीय, कॉर्पोरेट या दूतावास द्वारा लिए जाने वाले शुल्क शामिल नहीं हैं। यह विशेष रूप से केवल टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और टेक्सास के आधिकारिक दस्तावेजों के लिए ही मान्य है।
यानी कि वे दस्तावेज जो टेक्सास नोटरी द्वारा नोटरीकृत किए गए हैं या जो टेक्सास की किसी संस्था द्वारा जारी किए गए हैं, जैसे कि शहर, राज्य, काउंटी या राज्य सरकार, जैसे टेक्सास जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह लाइसेंस, तलाक की डिक्री, आपराधिक रिकॉर्ड की जांच, ड्राइविंग लाइसेंस, पावर ऑफ अटॉर्नी, ऐसी ही चीजें। तो ये तीसरा चरण है। आपका धन्यवाद।